उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का टारगेट लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी की नजर आधी आबादी को अपने पाले में लाने की है, जिसके लिए अब बीजेपी महिला पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दे रही है। इसके साथ ही विधानसभा सीटों पर विस्तारक भी तैनात किए जा रहे हैं। दरअसल यूपी में बीजेपी 403 विधानसभा सीटों पर विस्तारक तैनात कर चुकी है और अब ये विस्तारक जातीय और स्थानीय समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने के प्लान पर भी काम करेंगे। तो दूसरी तरफ महिलाओं को योजनाओं की जानकारी देने का भी मंत्र दिया गया है, जो मोदी योगी सरकार की नीति को जनता के सामने रखेंगे और इन्हें इसके बारे में समझाएंगे भी। इसके लिए महिला मोर्चा और विस्तारक को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे बीजेपी अब डबल मोर्चे पर एक साथ काम कर रही है। महिला मोर्चा पूरी तैयारी के साथ सरकार की केंद्र की योजनाओं के साथ समर में उतरेगा। उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति का अभिनंदन हो रहा है। महिलाओं के हक की बात हो रही है। आधी आबादी को पूरा लाभ देने की तैयारी हो रही है। महिला सुरक्षा के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है और उस अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे तमाम महिलाओं को हक दिया जा सके, उनका सम्मान किया जा सके। और इसी का संदेश देने के लिए बीजेपी महिला पदाधिकारियों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की आज अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में आयोजित की जा रही है और इसमें 8 राज्यों के जो महिला मोर्चा के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में महामंत्री संगठन धर्मपाल इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। गीता साक्य जो कि राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के महिला मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष वो मौजूद हैं। बीजेपी की कोशिश आधी आबादी को साथ लेकर चलने की है, जिससे जाति धर्म के बंधन को तोड़ा जा सके और विपक्ष के पीजे फॉर्मूले को भी धत्ता बताया जा सके, जिसमें सिर्फ जाति की राजनीति का कॉकटेल है। ऐसे में पीएम मोदी और सीएम योगी का संदेश नारी शक्ति विशेष के लिए है। सीएम योगी पहले भी कह चुके हैं कि डबल इंजन की सरकार में महिलाएं सुरक्षित है। महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी योजनाएं अमल में लाई गई। 6 साल में यूपी में 40,000 महिला पुलिसकर्मी की भर्ती भी हुई। यानी सीएम योगी की प्राथमिकता महिलाओं के लिए प्रदेश में बेहतर माहौल तैयार करना है, जिससे आधी आबादी को पूरा अधिकार मिल सके। इसके अलावा बीजेपी एक और प्लान पर काम कर रही है, जिससे बीजेपी के विस्तारक 80 सीटों पर चुनावी अभियान को धार देंगे। हमारी ये लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी है और महिला मोर्चा पूरी तैयारी के साथ सरकार की केंद्र की योजनाओं के साथ समर में उतरेगा। ऐसे नेतृत्व के तले हम लोग काम कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। आधी आबादी का हम नेतृत्व करते हैं और आधी आबादी का बहुत सारे काम है और वोट जो कह दे, जो चुनाव के परिणाम भी आधी आबादी ने बहुत पॉजिटिव किया है, तो इसलिए आधी आबादी काम है। मोदी जी का सपना है कि अब जो है महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं करना है, अब देश को महिलाओं के थ्रू सशक्त बनाना है। 403 विधानसभा सीटों पर विस्तारक तैनात किए गए, जो मौजूदा स्थिति के बारे में रिपोर्ट तैयार करेंगे। बीजेपी के विस्तारक नेतृत्व को रिपोर्ट करेंगे, जातीय और स्थानीय समीकरण भी साधेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे। बीजेपी के विस्तारकों की 2 दिनों तक ट्रेनिंग चलेगी। यानी बीजेपी अब एक साथ 2 मोर्चे पर काम कर रही है, जिससे लक्ष्य को आसानी से साधा जा सके। भारतीय जनता पार्टी हम लोग हमेशा अपने कार्यकर्ता, और अगर हम सरकार में हैं तो उसका काम, उसका रिपोर्ट कार्ड। तो हमारे संगठनात्मक जो विषय हैं, अभी हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने तय किया कि हम सभी लोकसभाओं में और विधानसभाओं विस्तारक 6 महीने के लिए लोकसभा चुनाव तक ऐसे पूर्णकालिक कार्यकर्ता संगठनात्मक कामों के लिए हम लोग 2 दिन की उनकी कार्यशाला प्रशिक्षण वर्ग है। हम लोगों ने आधे क्षेत्र का बुलंदशहर में कर लिया है और आधे उत्तर प्रदेश का आज यहाँ लखनऊ में प्रारंभ है। कल शाम तक अलग अलग सत्रों में उनकी भूमिका, उनके दायित्व और क्या क्या काम उन्हें नीचे तक करना है, ऐसे सभी विधानसभाओं में और सभी लोकसभाओं में हमने विस्तारक या पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया है। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में चाहे महिला वोटर्स हो या फिर लाभार्थी वर्ग,
या फिर युवा और किसान, जिसे साधने के लिए बीजेपी काम कर रही है और दावा कर रही है 80 में 80 सीटों पर जीत का, जिसके लिए महिला मोर्चा से लेकर विस्तारकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने बड़ा राजनीतिक फैसला ले लिया है। उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। लेकिन सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से दूर रखा, यानी आकाश आनंद पार्टी की जिम्मेदारी तो निभाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों में। उसको लेकर बीएसपी की मीटिंग में मायावती ने कहा कि आकाश आनंद पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से फिलहाल उन्हें दूर रखा गया है। हालांकि दूसरे राज्यों में आकाश आनंद ही पार्टी के कामकाज को संभालेंगे, यानी कि मायावती ने अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे को बना दिया है। और जिनकी पिछले 6 सालों में सक्रियता काफी बढ़ी है। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद किस कदर अपनी भूमिका निभाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चौबीस का चुनावी शंखनाद हो चुका है। सभी दल अपने अपने महारथियों को मैदान में उतार चुके हैं। सबकी अपनी गोलबंदी है, अपने खेमे, अपने गठबंधन, लेकिन कोई है जो इस मैदान में अकेले खड़ा है और नाम है मायावती। लेकिन इस चुनाव से पहले मायावती ने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। मायावती ने ऐलान किया है, आकाश हमारे उत्तराधिकारी होंगे। मेरी अनुपस्थिति में आकाश कामकाज संभालेंगे। आकाश अन्य राज्यों में संगठन को मजबूत करेंगे। यूपी उत्तराखंड की जिम्मेदारी से उन्हें अलग रखा गया है। यानी मायावती ने साफ कर दिया कि अब पार्टी में एकमात्र आकाश आनंद ही हैं जो पार्टी की रणनीति, चुनावी चुनौती और आगे का एजेंडा तय करने के लिए योग्य है। आकाश आनंद जी को सर जिम्मेदारी नहीं मिल गई है, क्या लगता है उनके नेतृत्व में अब और बेहतर चीजें? हाथी खूब चढ़ेगा, हाथी पहाड़ पर भी चलेगा। तो क्या ब्रीफ किया गया जो है मायावती जी की तरफ से? देखिए, माननीय बहन जी का जो दिशा निर्देश होता है, रुके देखो 10 जो बहन जी का दिशा निर्देश होता है उस पर हम लोग कार्य करते हैं, काम करते हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ उत्तराखंड का। जो बहन जी जिम्मेदारी देती है वो हम लोग अपने क्षेत्रों में जाके काम। तो क्या निर्देश, क्या बोला उन्होंने? जी, आकाश आनंद जी को लेकर क्या बोला? पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया गया उसको। अभी सीटें निकाल के जीत के आएंगे। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने काम होगा और माननीय आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बहन जी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है जी। और क्या जिम्मेदारी दी गई है? बस बहन जी ने ये बताया कि पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी होंगे। जी, पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी होंगे। और कुछ जिम्मेदारी दी गई है? अभी तो केवल काम करेंगे पार्टी में। यूपी उत्तराखंड में नहीं, बाहर राज्य में जो राज्य कमजोर है वहाँ उन्हें लगाया गया। जहाँ राज्य कमजोर वहाँ उन्हें लगाया गया। जी। और कुछ जिम्मेदारी? बस यही। आकाश आनंद को मायावती का उत्तराधिकारी बनाने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि बीएसपी आज एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, वहाँ पर भी परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा है। मान्यवर काशीराम जी ने जिस बहुजन समाज पार्टी का गठन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूल मंत्र के साथ किया था, आज मायावती जी ने उसे 2 जन हिताय और 2 जन सुखाय की पारिवारिक पार्टी बनाकर रख दिया है। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी आज एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। समाज, जनता और राष्ट्र का हित प्रथम न होकर परिवार का हित प्रथम है। कभी यूपी की सत्ता पर काबिज बीएसपी के लिए 2007 का चुनाव इतिहास का आखिरी स्वर्णिम साल साबित हुआ। फिर 15 सालों में बीएसपी की जमीन साल दर साल खिसकती चली गई। 2007 में बीएसपी का वोट परसेंट 30.43% था। तब पार्टी ने 206 सीटें जीती थी। फिर 2012 में 25.19% वोट मिले और सीट सिर्फ 80। 2017 में तो और भी बुरा हाल हुआ, 22.23% वोट बैंक पहुंच गया और विधायक जीते सिर्फ 19। गिरावट का सिलसिला 2022 में भी जारी रहा, जब बीएसपी को महज 12.88% वोट मिला और सिर्फ एक विधायक ही बीएसपी के बैनर तले जीत पाया। यानी जो पार्टी साल दर साल निचले पायदान की तरफ लुढ़क रही है, उसमें फिर से जान फूंकने के लिए अब नए तेवर, नए कलेवर वाले नेता को कमान सौंप दी गई है। हालांकि आकाश आनंद उत्तराधिकारी तो हैं, लेकिन अभी पूरी जिम्मेदारी नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो वहीं आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। शिवपाल यादव और अजय राय ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। पार्टी का फैसला है, उस पर मैं क्या कर सकते हैं। हमारी केवल उनको शुभकामनाएं। देखिए, हम इतना जानते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और सभी चाहे देखिए अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़ा हो और चाहे मतलब समाजवादी में तो सभी हैं। निश्चित तौर से ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है और मायावती जी ने देखा होगा कि नहीं, अब शायद वो उस चीज़ में अपने आप को मजबूत नहीं पा रही होंगी या दौड़ भाग करने में उनको लगता होगा कि आज उतनी मेहनत और मजबूत नहीं कर पा रही होंगी, तो उन्होंने अपने भतीजों को नाम अपना उत्तराधिकारी बनाया है। तो निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा कि ये उन्होंने अपना निर्णय लिया है और अपनी पार्टी को उनका अपना अंदरूनी मामला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब जयंत चौधरी को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि किसानों की लड़ाई का जिम्मा लोकदल पार्टी ने उठा लिया है और जिसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में किसान जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है और विपक्षी पार्टी आरएलडी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ एजेंडे को धार दिया जा रहा है। दरअसल लोकदल विजेंद्र चौधरी ने कहा है कि विपक्ष ने किसानों के हक की बात कही है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने किसानों को सिर्फ ठगा है। इन्होंने किसानों के लिए आंदोलन तक नहीं चलाया और किसानों के नाम पर सिर्फ सियासी रोटियां सेकी हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, किसानों के हक की लड़ाई लोकदल की है, जिसे किसान जोड़ो यात्रा से आगे बढ़ाया जाएगा। यानी इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि अब जयंत चौधरी का नुकसान तय है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को चुनौती देने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में मोर्चा लोकदल ने खोला है और चौधरी चरण सिंह की किसान हितैषी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। लोकदल के महासचिव विजेंद्र सिंह अब किसान जोड़ो यात्रा पर हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने गाजियाबाद से की, तो मेरठ के रास्ते बिजनौर में इसका समापन होगा। यानी किसान जोड़ो यात्रा के जरिए लोकदल की कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अभियान के साथ जोड़ने की होगी, जिसने अब आरएलडी की धड़कनें बढ़ा दी है। देश के जितने भी नेता विपक्षी पार्टियों में आज अपनी पहचान बनाने के लिए घूम रहे हैं, वे सब इसी पार्टी की देन है। परिवर्तन 2024 की क्या भूमिका रहेगी? परिवर्तन 2024 है। किसानों के बिना ना ये देश चल सकता, ना हमारा जीवन यापन चल सकता। लोकदल 36 बिरादरियों को भी साथ लेकर चलने का दावा कर रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव में किस तरीके से भूमिका रहेगी? लोकदल एक बिरादरी की पार्टी नहीं है, ये सर्व समाज की पार्टी है, इसको बिरादरीवाद से ना जोड़ा जाए। लोकदल किसान पार्टी है और किसान की कोई बिरादरी नहीं होती। किसान खेत से शुरू होकर दिल्ली तक जो चाहता है वो ही करता है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का किसानों पर अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसा माना जाता है कि चौधरी चरण सिंह के बाद जयंत चौधरी भी इसी रूट पर अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह चुनाव से पहले लोकदल की एंट्री हुई है, उससे जयंत की पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि किसान जोड़ो यात्रा में जिस मुद्दे को उठाया जा रहा है, वही मुद्दा कभी जयंत चौधरी का भी रहा है। किसानों के हक की लड़ाई लड़ना, गन्ना किसानों की समस्या खत्म करना, किसानों की कर्ज माफी के लिए आंदोलन। लोकदल के महासचिव विजेंद्र सिंह का ये भी कहना है कि सपा और आरएलडी ने मिलकर सिर्फ किसानों को ठगा है। विपक्ष में रहते हुए एक भी बड़ा आंदोलन नहीं किया, लेकिन अब लोकदल ही वो पार्टी है जो किसानों की बात कर रहा है। मतलब साफ है, पश्चिमी यूपी में अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी की राह में चुनौती खड़ी हो गई है, जो इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है। इन सब के अलावा अगर पश्चिमी यूपी में कास्ट फैक्टर को समझे तो जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं। त्यागी बिरादरी अलग पार्टी बना चुकी है। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम पर लामबंद है। क्षत्रियों की तरफ से बिरादरी की राजनीति हो रही है, जो पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीट पर जीत हार के लिए अहम फैक्टर है। ऐसे में लोकदल का भी चुनावी मैदान में उतर जाना जयंत के लिए परेशानी से कम नहीं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में लोकदल की एंट्री से चर्चा शुरू हो गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसान किस तरफ जाएगा।
सियासी पंडितों की माने तो अगर लोकदल का उदय होता है तो आरएलडी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आरएलडी का सपा के साथ गठबंधन है तो अप्रत्यक्ष तरीके से अखिलेश यादव को भी नुकसान होगा। ऐसे में अगर विपक्षी दल आपस में लड़कर वोट का बंटवारा करते हैं तो इसका फायदा सीधे बीजेपी को जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में फैसला ले लिया गया है। 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है। भाइयों बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने छात्रों को सफलता का मंत्र दिया। उन्होंने बताया कि कैसे जीवन में सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि ज्ञान भी जरूरी है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि परिश्रम और पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ किताबी ज्ञान से शिक्षा प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि किताबी ज्ञान से डिग्री ली जा सकती है, लेकिन जीवन में शिक्षा के साथ ज्ञान भी जरूरी है। और ये तब संभव है जब प्रतिबद्धता से काम हो और हर लक्ष्य को आसान हो जाती है, अगर हम मेहनत के साथ किसी काम को करते हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा। हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं, शिक्षा वास्तव में केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। आपको शिक्षित बना सकती है, सर्टिफिकेट दे सकती है, डिप्लोमा दे सकती है, डिग्री दे सकती है, लेकिन जब तक ये शिक्षण संस्थान जिनके लिए स्थापित किए गए हैं, जिनके बीच में स्थापित किए गए हैं, जब तक उनके बीच में हमारा सेवा संवाद नहीं होगा, जब तक समाज की जानकारी, देश की जानकारी, वहां की सामाजिक, वहां की भौगोलिक, वहां की विभिन्न प्रकार की जानकारियों को जब तक हम लोग अपने साथ जोड़ करके नहीं देखेंगे, वह अनुभव जो है वही अनुभव वास्तविक ज्ञानवान है, वो ज्ञानवान बनाएगी। शिक्षित बनना ये शिक्षण संस्थानों का काम है, लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ ज्ञानवान भी आप बन सके, ये आपके लिए उससे भी महत्वपूर्ण होगा और वह आपको जीवन के किसी भी संग्राम में विजेता बनने के लिए निरंतर प्रेरित करेगा। देवभूमि में निवेश के महाकुंभ से निकला अमृत मंथन अब जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी का विजन और सीएम धामी का संकल्प साकार होता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि निवेश की गंगा से निकला व्यापार का अमृत पहाड़ को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा और उत्तराखंड के लोगों को बम्पर रोजगार भी मिलेगा। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे पीएम मोदी के विजन और सीएम धामी के संकल्प का ये सपना साकार हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ ही पहाड़ को विकास के नए पंख लगने शुरू हो गए हैं। इस समिट का 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और 9 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने समापन किया। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने समिट में लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी साथ में मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने सशक्त उत्तराखंड बुक और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च भी किया। इस इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से आए उद्योगपति भी मौजूद रहे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू साइन हुए, जबकि 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। वहीं जेएसडब्ल्यू ग्रुप अगले 5 से 6 साल में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज विकसित करेगा, जिसमें 15,000 करोड़ का निवेश होगा और कम से कम 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास चारों तरफ दिख रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से जमीनी सच्चाई को समझते हुए यहां तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाओं को, हमारे विजन को भी यहां की सरकार उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है।
इस इन्वेस्टर समिट की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब तक पहाड़ की जवानी और पानी दोनों पहाड़ के काम नहीं आता था, लेकिन हमने ये ठाना है कि दोनों ही पहाड़ के काम आएगा। हमारे यहाँ सालों से एक कल्पना बनी हुई है, बोला जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती है, पानी बह करके कहीं पहुंच जाता है। लेकिन मोदी ने ठान ली है अब पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम भी आएगी और पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा। इतनी सारी संभावनाएं देख करके मैं संकल्प ले सकता हूं कि हमारा देश हर कोने में सामर्थ्य के साथ खड़ा हो सकता है, नई ऊर्जा के साथ खड़ा हो सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उद्यमियों को संबोधित किया और उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि भी है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जरूरी है। पूरे भारत में सबसे शांत और सुरक्षित राज्य अगर कोई है तो हमारी देवभूमि है, हमारा उत्तराखंड है। इसकी कानून और व्यवस्था पूरे देश में सबसे कम अपराध दर वाले राज्यों में से एक राज्य उत्तराखंड है और यहां पर औद्योगिक संघर्ष जीरो है। औद्योगिक संघर्ष के कारण, हड़ताल के कारण कम से कम मानव दिन की क्षति जहां पर हो, ऐसा राज्य उत्तराखंड है। और इसके साथ साथ 30 पॉलिसी के तहत ये पॉलिसी ड्रिवन स्टेट भी बन चुका है। और मैंने जैसे पहले कहा, पारदर्शिता अब उत्तराखंड का स्वभाव बनी है। आपको कभी भी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना पड़ेगा। सीएम धामी ने इकोलॉजी और इकोनॉमी पर बात करते हुए साफ किया कि हमने 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था, उससे भी ज्यादा के एमओयू साइन कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सपने हमने देखे थे वो साकार हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। उत्तराखंड का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट काफी सफल माना जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए और उत्तराखंड में अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हामी भरी। सीएम पुष्कर धामी ने भी निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड में निवेश के लिए बेहतर माहौल है और डेस्टिनेशन उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।